नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2022 वैकेंसी से जो फाइनल सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनके काउंसलिंग के संबंध में। तो साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड से जो भी कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हो गए थे उनके डॉक्यूमेंट भेज दिए थे निदेशालय बीकानेर, ठीक है। वहां से अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गए हैं, तो उसके बाद में जो भी जिला मिला है ना, वहां पर आपको जाना होगा और वहां पर आपको काउंसलिंग करानी होगी। जैसे मान लो आप, जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं, जैसे मैं बाड़मेर से हूं और मेरे को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के दौरान या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में मेरे को जैसलमेर जिला मिल गया, तो मैं जैसलमेर डीओ ऑफिस के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को काउंसलिंग करवानी होगी। और मेरे को बाड़मेर के अंदर काउंसलिंग नहीं होगी, मेरी जो काउंसलिंग होगी ना वो जैसलमेर के अंदर होगी। इसी प्रकार आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के डीईओ के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आपका नाम होगा और जो भी स्कूलें ओपन होगी उस स्कूलों का भी नाम होगा। अब हो सकता है वो स्कूल ओपन जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसमें स्कूल का नाम दे या न दे, वो अलग बात है। तो आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पर आपको काउंसलिंग के दौरान उपस्थित होना है। तो हाँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस ज्वाइनिंग के दौरान भी आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं। ये आपका लास्ट स्टेप है और इसमें आप गलती मत कर देना। तो वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना, और कोई ऐसे साथी हैं जो फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए वो भी देख लेना, आपके भी काम आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब लोगे तो कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट तैयार से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है 17 मई 2023 को, ठीक है। ये देखो 17 मई 2023 को ये नोटिस है वो जारी किया गया है बीकानेर निर्देशालय के द्वारा, ठीक है। इसमें वही कैंडिडेट हैं जो फाइनल सेलेक्ट हुए थे। इसमें कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इनकी काउंसलिंग कब होगी। काउंसलिंग ये 17 तारीख को जारी हुआ है नोटिस, तो जो आपकी काउंसलिंग है वो यहाँ पर देखो 23/5/2023 को फिक्स है। पूरे राजस्थान में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको 23/5/2023 को ही काउंसलिंग करवानी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे विचार कर रहे होंगे कि सर मैं अगले दिन काउंसलिंग करवा दूंगा, नहीं होगी आपकी, फिर आपका जो रद्द हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है काउंसलिंग के दौरान आपको जाना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा, और आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट स्कूल है वो अलॉट हुई है समय पर वो ज्वाइन होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने 23 तारीख को काउंसलिंग करवा दी, 23 के शाम को ही या फिर अगले दिन आपका जो नोटिफिकेशन 24 को आ जाएगा या 23 की शाम को ही आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आ जाएगा, ठीक है। वो ऑनलाइन आएगा, ठीक है ना। वो ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा, उसको प्रिंट करवा लेना और जो भी विद्यालय मिला है वहां पर आपको जाना है विद्यालय समय के समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको देखो लास्ट आपकी विद्यालय के अंदर आप कब है वो कार्यग्रहण कर सकते हैं। 24/6/2023 से पहले पहले आपको जो भी विद्यालय अलॉट हुआ है वहां पर कार्य ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, फिर आपका ये पद रिक्त हो जाएगा और सूचना है वो वापस बीकानेर निदेशालय को भेज दी जाएगी और बीकानेर निदेशालय है वो सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड वेटिंग लिस्ट निकालेगा, ठीक है। इस प्रकार वेटिंग लिस्ट निकलती है, कोई कार्यग्रहण नहीं करता है तो इस प्रकार होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कोई जो दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ है तो काउंसलिंग के दौरान उनके सर्टिफिकेट की जो मेडिकल टीम बैठेगी और उनका जो मेडिकल प्रमाण पत्र हैं उनको प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा राज्य से बाहर कोई भी व्यक्ति हैं जो राजस्थान से बाहर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करके लाता है, बाहर से कोई भी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, संस्था से कोई भी डिग्री डिप्लोमा करके लाता है तो उसके संबंध में भी है वो जांच होगी। यानी कि संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्था द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को अर्जित
जो शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता है, प्रमाण पत्र, वैध या मान्य पाए जाने पर ही नियुक्ति या पद स्थापित आदेश जारी किया जाना है। उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता संबंधी जांच इस कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। यानी कोई कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो राज्य से बाहर से कोई डिग्री डिप्लोमा करके लाए हैं तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। उनके लिए एक यहां पर लिखा हुआ अतः संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों के विशेष विवरण कॉलम में, यानी कि एक विशेष विवरण कॉलम है इस साइड बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर ओनली काउंसलिंग लिखा हुआ, क्या लिखा है? ओनली काउंसलिंग। सिर्फ ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जिसके ओनली काउंसलिंग लिखा हुआ है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। पूरी जांच होगी, ठीक है। जांच होने के बाद में सही पाए जाने पर ही उनकी ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 कैंडिडेट हैं ओनली। उसके बाद में देखो कुछ बिंदु हैं विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हाँ देखो, उसके बाद में यानी कि जो बाहर के है कोई भी, उनके जिसके ओनली काउंसलिंग लिखा हुआ है उसके ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो जारी नहीं होगा। उसके बाद देखो कार्यग्रहण से पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन सवस्ते, यानी कि दोनों आपको बना लेना है। कार्यग्रहण यानी कि जब आपकी जो इस स्कूल विद्यालय अलॉट हो जाएगा उसके बाद में आप उसमें जाओगे ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रिंसिपल आपका सबसे पहले आपका मांगेगा क्या? एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट और एक पुलिस वेरिफिकेशन। ये 2 आपके बने हुए होने चाहिए। ये दोनों ही केवल और केवल ज्वाइनिंग के समय ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप पहले से ही बना के तैयार रखना, वरना आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। आदेश तो हो जाएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगी, आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर भी निकल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग ऑर्डर लेकर के आप जब विद्यालय के अंदर जाओगे तो वहां का संस्था प्रधान, वहां का प्रिंसिपल सबसे पहले आपसे वही डॉक्यूमेंट मांगे कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बताओ, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन है वो साधारण रूप से क्या करना, आपको ई मित्र पे जाकर जाना है और जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना। आपको एक फोटो लेकर जाना, एक आधार कार्ड लेकर जाना, तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। फिर आपका जो बीट कांस्टेबल होता है ना, आपके एरिया का बीट कांस्टेबल होता है ना, उनसे संपर्क करना है और जारी करवा देना, ठीक है। तो ये दोनों ही होगा तो ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी विद्यालय के अंदर। उसके बाद में पॉइंट कौन सा है, देखो यहां पर विशेष रूप से आपको ये पॉइंट देखना है कि संतान से संबंधित यदि आपकी संतान है वो 1/6/2002 अथवा उसके पश्चात जो भी संतान उत्पन्न हुई है उसकी संख्या 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम विद्यार्थी ज्यादा एज के नहीं है, तो संतान की संख्या आपके कब से 1/6/2002 के बाद में संतान की संख्या 2 होनी चाहिए। उससे पहले है तो वो गणना योग्य नहीं माना जाएगा। यदि ठीक है नहीं होने के संबंध आशय के आवश्यक शपथ पत्र, यानी कि आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना है, 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखना है कि 2002 के बाद में, यानी कि ये डेट है ना 1/6/2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं है, ये आपको शपथ पत्र तैयार करना है। अविवाहित हैं तो अविवाहित के साथ में लिख देना कि मैं अभी अविवाहित हूं और भविष्य में जब विवाहित होऊंगा तो उसकी सूचना प्रदान करूंगा और 2 से अधिक संतान नहीं होगी, इसका शपथ पत्र तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो विवाहित अभ्यर्थी हैं कोई भी, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि आपका विवाह है वो देखो यहां पर विवाह प्रमाण पत्र देना है और अनिवार्य करने से प्रावधान से पूर्व, यानी कि विवाह पंजीकरण है वो अनिवार्य लागू किया गया था, उससे पहले आपकी शादी हो गई है तो आपको है वो एक शपथ पत्र तैयार करना है, वो प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी कर्मचारी, यहां पर देखो एक धूम्रपान, ठीक है, आपको शपथ पत्र तैयार करना कौन सा, ठीक है। एक तो यहां पर संतान वाला हो गया, ठीक है, और एक ये धूम्रपान है, कौन सा, धूम्रपान मद्यपान गुटखा सेवन नहीं करने के संबंध में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको लिखवा के तैयार करना है, ठीक है। ये आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर से, यानी कि इसकी भी जरूरत कहां पर पड़ेगी, धूम्रपान की जरूरत पड़ेगी ज्वाइनिंग के समय, ये सब संतान वाला भी है जो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको ज्वाइनिंग के समय। उसके बाद में और दहेज नहीं लेने के संबंध में, ठीक है, कि मैं दहेज नहीं लूंगा, सब घोषणा जो पत्र है वो आपको तैयार करना है। आवेदन द्वार यहाँ पर स्टाम्प नहीं लिखा हुआ, कहाँ 50 रुपए के स्टाम्प नहीं लिखा है, तो आपको सब घोषणा पत्र तैयार कर लेना है, आपका सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर पे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला पॉइंट, ये स्टाम्प पेपर पे जो भी तैयार करवाना है ना वो पहले ही तैयार करवा लेना। उसके बाद देखो समस्त अभ्यर्थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको क्या करवाना है, शपथ है वो लेनी है। ये मुख्य रूप से आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना है कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, वेद है। यदि मैंने गलत जानकारी दी है, आपकी जो योग्यता वगैरह है वो वेद और मान्य है, कि ऐसे आपको लिखवाना है पूरा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कि मेरे द्वारा दी गई जो भी योग्यता है वो वेद है और मान्य है, और यदि मान्य नहीं पाई जाती हैं तो नियुक्ति निरस्त करने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में आप है वो निर्णय ले सकते हैं। ये आपको एक तैयार करना है, ठीक है। जो भी ये भी ज्वाइनिंग के समय आपकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो चयनित अभ्यर्थी को यहाँ पर देखो लेवल 8 यानी कि आपका जो ग्रेड पे है ना वो 2800 है। लैब असिस्टेंट का ग्रेड पे 2800 है, ठीक है। ग्रेड पे आपका 2800 है लैब असिस्टेंट थर्ड ग्रेड का। लैब असिस्टेंट थर्ड ग्रेड का कौन सा है, ग्रेड पे 2800। और 2800 के अंदर एक लेवल आता है L8। तो L8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी 2 साल तक, यानी कि प्रोबेशन ट्रेनी यानी कि प्रोबेशन काल के दौरान जो सैलरी होगी वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी। कोई भी एक्स्ट्रा भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता है, मकान किराया SRA वगैरह दे नहीं होगा। ये भी आपको यहाँ पर देखो फिक्स वेतन मिलेगा। और प्रोबेशन ट्रेनिंग के दौरान कटौतियाँ जो नियमित रूप से जो भी कटौतियाँ होगी ना, जैसे एक RGSS कटौती होती है, ठीक है, और जो कटौती होती है वो फिक्स है, ठीक, और एक्स्ट्रा कोई देय भत्ता नहीं होगा। और 15 दिन का आपको CL मिलेगा 15 दिन तक, यानी कि दोनों तरफ से गणना होगी, एक ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग और एक आपके 1 जुलाई से 1 जुलाई तक 15 CL मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ये 15 CL हो गई। उसके अलावा आप कोई भी लीव लेते हो, मेडिकल यहाँ पर लीव नहीं मिलती है, और कोई भी एक्स्ट्रा लीव लेते हैं तो वो विदाउट पेमेंट होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मिल जाती है लेकिन विदाउट पेमेंट होना पड़ेगा। उसके बाद में एक और पॉइंट है, जो TSP एरिया के कैंडिडेट हैं उनको TSP एरिया में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि ऐसा नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हैं DO ऑफिस से कि मेरे को जो TSP एरिया में ज्वाइनिंग नहीं मिली। और जो सामान्य क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको TSP एरिया में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, यानी कि आपस में ऐसे अदला बदली नहीं होती। दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाया हुआ है, निर्धारित दिनांक तक कार्य ग्रहण नहीं करने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। नियमानुसार नियुक्ति आदेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। नियुक्ति निरस्त आदेश की प्रति है वो मैं मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाना जाना सुनिश्चित करें। मतलब जो DO है वो आपकी नियुक्ति आदेश निरस्त कर देगा, फिर वो सूचना निदेशालय बीकानेर को भेज देगा और निदेशालय वापस कर्मचारी चयन बोर्ड को सूचना भेज देगा। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो वेटिंग लिस्ट के द्वारा दूसरे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे देगा या फिर वो आगे की प्रक्रिया कर देगा। उसके बाद ये आपके काम का नहीं है, ये मतलब लिखा हुआ है कि कमरा नंबर 11 आपको मतलब जो DEO है वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो बीकानेर से लाएंगे, कहाँ पर, आपके डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आपको जो भी जिला मिला है वहाँ पर सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। ये जो जिला DO के संबंध में है, ठीक है। इस प्रकार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विशेष रूप से दोबारा मैं बता देता हूँ, एक तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन है वो तैयार कर लेना है अभी, ठीक है, क्योंकि इनके बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी। दूसरा नंबर, आप जिला अस्पताल के अंदर जाकर के हेल्थ सर्टिफिकेट भी बना लेना। ये हेल्थ सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको, ठीक है, परफॉर्म जो भी होता है ना वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको बाहर से कोई भी ऐसा बना के लेकर के नहीं जाना है। वहाँ पर रसीद कटती है, रसीद कटते चेक होता है, आपका चेकअप करवाने के बाद में वहाँ पर अपने आप बना के दे देते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर आपको धूम्रपान वाला है, और उसके बाद में चौथा नंबर यहाँ पर संतान वाला है, ठीक है, और 5वां नंबर आपका दहेज वाला है। ये
शपथ पत्र तैयार कर ले। और मैंने पूरा वीडियो है वो समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे को पूछ सकते हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कोई पूछना चाहते तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।